नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो मोदी सरकार का जो नया मंत्रिमंडल है उसके मंत्रियों ने शपथ कल ले ली थी। आज उन्होंने पदभार भी संभाल ली और काम करना शुरू कर दिया है। 5 चुनौतियां मोटे तौर पर मोदी सरकार के सामने है और ये 5 चुनौतियों को दूर करने के मद्देनजर ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन या फेरबदल या उलटफेर सब किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश को 2022 में जीतना और इसके साथ साथ 2024 में एक बार फिर देश में परचम लहराना। दूसरी चुनौती कोरोना से जूझना है। तीसरी चुनौती अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है कोरोना के कारण उसे वापस पटरी पर लाना है। और इसके अलावा एक बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि जो थोड़ी सी खराब हुई है, मल्टीनेशनल कंपनीज, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनी, उनके खिलाफ जो थोड़ी सख्त कार्रवाई हो गई, उसके कारण जो छवि खराब हुई है उसको दोबारा पटरी पर लाना है। तो मोटे तौर पर इन्हीं का हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। 2022 यूपी जीतना ही जीतना है, क्योंकि अगर 2022 जीत गया है तो 2024 जीतना आसान हो जाएगा। इसी के मद्देनजर 15 मंत्री अगर प्रधानमंत्री को मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश से 16 मंत्री हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के सब रीजन से भी मंत्री हो जाते हैं। अब हमारे पास पूर्वांचल से भी मंत्री है, रोहिलखंड से भी मंत्री है, तराई के इलाकों से भी मंत्री है, अवध से भी मंत्री है, बुंदेलखंड से भी मंत्री है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मंत्री। दूसरा, 5 राज्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है। जो 36 नए मंत्री बनाए गए हैं उसमें से 25 अकेले इन 5 राज्यों में आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की मैं बात कर चुका, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। महाराष्ट्र पर ज्यादा जोर है, जहां 48 सीटें आती हैं। 42 सीटें पश्चिम बंगाल पर, पिछली बार 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, उसको दोहराना बीजेपी हर हाल में चाहती है। इसके अलावा गुजरात है, 26 सीटें आती हैं। कर्नाटक जहां 28 सीटें आती हैं। कर्नाटक में भी येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश है, उनकी करीबी है जिनको मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है नवंबर में, तो वहां से भी मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात भी बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, इस मद्देनजर कि वहां अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो पुरानी फाइलें खुलने का डर है, इसकी आशंका है। और फिर पुरानी फाइलें खुल गई तो 2024 के चुनाव पर उसका कोई असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई और पुरानी फाइलें खोलने की गलती की तो ध्रुवीकरण तेजी से नए सिरे से होगा और उसका नुकसान ही कांग्रेस को होगा, उसका फायदा बीजेपी उठाएगी, लेकिन ये आगे की बात है। इसके अलावा 27 ओबीसी, 12 दलित या अनुसूचित जाति के, 8 अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी, तो 78 में से ये कुल मिलाकर 27 और 12 और 8 47 हो जाते हैं, यानी 50% से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है कि मोदी सरकार दलितों के साथ है, आदिवासियों के साथ है, ओबीसी वर्ग के साथ है। ये एक ऐसा पुख्ता वोट बैंक है, अगर आपके पास आ जाए तो फिर आपको कोई सत्ता से हिला नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें कि कोरोना से निपटने की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन, कुछ लोग कह रहे हैं बलि का बकरा बनाया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हर्षवर्धन को हटाकर ये स्वीकार कर लिया कि कोरोना में शिथिलता बरती गई, कुछ गलतियां हुई, कुछ कमजोरियां रही उनकी, और वो कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला जैसा करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। ये आलोचनाएं अपनी जगह सही है, इस पर मोदी सरकार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका पॉजिटिव ये चीज है कि लोगों के मन से गुस्सा उतर गया है। कुछ गुस्सा उतर जाता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जिम्मेदार थे, चलिए उनको बाहर निकाल फेंका और अब नए सिरे से कवायद शुरू हो। टीकाकरण का जो नया अभियान शुरू हुआ है उसमें शुरू में तेजी आई, अब माना जा रहा है कि जुलाई में बड़ा ढीला रहेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में उसमें फिर और तेजी आ सकती है और चीजें और ढंग से ये उम्मीद की हो रही है कि चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। यही हाल अर्थव्यवस्था का है। 20 लाख का पैकेज था, फिर 6-6.5 लाख का पैकेज और दिया गया है। जैसे जैसे लॉकडाउन खोला गया है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था कुछ चीजें पटरी पर आना शुरू हुई हैं और बाकी वो जानते हैं मोदी जी की ये जो एक ऐसा फ्रंट है, ये पूरी दुनिया भर में इसका असर हुआ है। और एक सर्वे भी उनके पक्ष में इस रूप में जाता है कि प्रश्ननामा नाम का एक सर्वे था जिसमें
अगर आधे लोगों ने, मोटे तौर पर अगर आधे लोगों ने नाराजगी व्यक्त की मोदी सरकार से कि कोरोना का मुकाबला करने में वो विफल रही या उतनी सफल नहीं रही, तो आधे करीब लोगों ने, आधे से कुछ कम लोगों ने ये माना कि ये नियति है हमारी, ये तो हमारे साथ होना ही था। जब पूरी दुनिया में हो रहा है तो हिंदुस्तान में भी होना ही था, ये बात माना जा रहा है। तो 200 सीटों की लोकसभा की मैं बात कर चुका, क्योंकि ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मोदी सरकार को लगता है कि ये जीतने जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हो, महाराष्ट्र के अंदर अगर या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार अगर चलती रही और कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ लिया तो वहां थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ लिया तो वहां दिक्कतें आ सकती हैं। गुजरात को बचाना मैंने बता ही दिया कि राज्य की दृष्टि से, यानी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से क्यों जरूरी है और इसलिए क्यों वहां से ज्यादा मंत्री रखे गए हैं। और 26 सीटें वैसे भी आती हैं और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो बात हो रही है उत्तर भारत की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, झारखंड की और बिहार की, बिहार में भी जेडीयू के साथ उनको सरकार में लाया गया है। चिराग पासवान को, हनुमान जी को किनारे रख दिया गया है और जो रामविलास पासवान की जो पार्टी, उनके जो भाई थे उनको मंत्री बना दिया गया है। तो उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश, छोटी पार्टियों को अपने साथ फिर मिलाने की कोशिश अपना दल के बहाने, तो ये सारी जो कवायद चली है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात की आशंका को दूर करने के हिसाब से चली है कि अगर अपने बल पर हम नहीं जीत पाते तो अपने साथियों के बल पर हम जीत सकते हैं। साथियों को विरोधी खेमे में जाने से हम रोक सकते हैं और एक माहौल बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत जाती है विधानसभा का तो एक माहौल बनेगा। इसीलिए 16 मंत्री रखकर प्रधानमंत्री सहित एक जुआ खेला गया है, राजनीतिक जुआ खेला गया है। इसमें कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं वो अलग बात है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करती है और बीजेपी को रणनीति बनाने में, उस पर अमल करने में, उसमें फिर पैसा झोंक देने में, कार्यकर्ताओं की ताकत झोंक देने में पूरा तरह से यकीन करती है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें, और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात अंत में कर लेते हैं। ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। भारत सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचा होगा कि चीजें इस ढंग से हाथ से चली जाएंगी। उन्हें लगा होगा कि बहुत आसान है, थोड़ा सी पाबंदियां लगा देंगे, दूसरे देशों ने भी पाबंदियां लगा दी हैं, थोड़ी बातें हमारी ये मान जाएंगी कंपनियां और हम उसके हिसाब से आगे चलना शुरू करेंगे और अपने विरोधियों को सोशल मीडिया पर जो स्पेस मिल रहा है वो थोड़ा नए कानूनों के सहारे उस पर रोक लगाने में कामयाब होंगे। लेकिन चीजें शायद हाथ से निकलती चली गई। दूसरा, ये बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अरबों खरबों रुपया, डॉलर इनके पास है। इसमें अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबको जोड़ दिया जाए तो अच्छी खासा पैसा होता है और रसूख है, रुतबा है। और इनका दूसरे अपने यूरोप में, अमेरिका में ये चीजें फैलाने में कामयाब रही कुछ हद तक कि भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। भारत सरकार असहमति को सुर नहीं देना चाहती, असहमति को दबाना चाहती है। ये एक नेगेटिव इमेज गई जो मोदी बिल्कुल नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में हथियार कितने हैं आपके पास उससे काम नहीं चलता। उससे ज्यादा ये स्थिति काम आती है कि आप आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं, आप आर्थिक कितनी बड़ी शक्ति हैं या कितना बड़ा बाजार है। दुनिया में बहुत से देश हैं, अमीर देश, अमेरिका हो, यूरोप के, वो भारत को बाजार के रूप में देखते हैं। अगर भारत बाजार ही नहीं रहेगा तो उनके लिए फिर भारत का महत्व उस रूप में भी नहीं रहेगा जिस रूप में वो अब तक देखते आए हैं। अगर ट्विटर वापस चला जाता है, फेसबुक वापस चला जाता है, व्हाट्सएप वापस चला जाता है, अमेजन वापस चला जाता है, फ्लिपकार्ट वापस चला जाता है, ऐसी स्थितियां बनने वाली नहीं है। लेकिन वो जिस ढंग से धमका रहे हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार पर दबाव डालने की। तो ऐसे में फिर इन बड़े देशों की बड़ी कंपनियां के सामने भारत एक बड़ा बाजार नहीं रहेगा। जब बड़ा बाजार नहीं रहेगा तो अर्थशास्त्रियों को कहना है कि भारत को इतनी जरूरत भी नहीं रहेगी और भारत सर्विस सेक्टर में आगे जाना चाहता है। बहुत से रघुराम राजन से लेकर दूसरे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत का भविष्य सर्विस सेक्टर में ही है और हाई क्वालिटी सर्विस सेक्टर में है और हाई पेइंग एंड वाले सर्विस सेक्टर में है।
और ऐसा बाजार भारत को अमेरिका और यूरोप में ही मिल सकता है जो ठीक ठाक भारत को पैसा दे सकता है, अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए पटरी पर लाने में मदद कर सकता है। तो ये दो तरफा चीजें हैं और मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, थोड़ी सी चीजें हाथ से निकली, थोड़ा सा हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को, और शायद इसीलिए रविशंकर प्रसाद को हटाया गया कि अब नए सिरे से, जब वो मंत्री हट गया, नए सिरे से बात होगी और नए सिरे से चीजों को डिफाइन करने की कोशिश होगी और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। वैसे मुझे लगता है पर्सनली कि मोदी सरकार के सामने 7-8 महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कृषि मंत्री पर उन्होंने फिर भरोसा जताया है। मुझे लगा शायद कृषि मंत्री को भी बदल दिया जाएगा, नया कृषि मंत्री आएगा, नए सिरे से बात करेगा, नई शर्तें रखेगा, किसान कुछ नई शर्तें कुछ पुरानी शर्तों के साथ आएंगे तो शायद संवाद का रास्ता उस तरीके से खुलेगा। लेकिन ऐसा मोदी जी कम से कम उस रूप में नहीं सोच रहे जिस रूप में मैं सोच रहा हूं। हो सकता है कोई और किसान आंदोलन का तोड़ उनके मद्देनजर हो, या फिर उनको हो सकता है लगे कि किसान आंदोलन इतना नुकसान उनका नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काफी हद तक सीमित है। कुछ हद तक पंजाब में है, कुछ हद तक हरियाणा में है, कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और कुछ हद तक राजस्थान में है। तो हो सकता है इसका कोई तोड़ निकले, ये इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि इन 5 चुनौतियों से जूझने के लिए ही नया मंत्रिमंडल का विस्तार पुनर्गठन किया गया है। हाँ, अंतिम में जाते जाते 11 महिला जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं है, इस बहाने भी मैसेज देने की कोशिश है। जैसे 27 ओबीसी, 12 दलित और 8 आदिवासी के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश है कि महिलाएं 50% आबादी चूल्हा चौका बर्तन के माध्यम से घर तक अंदर घुसने की कोशिश और वोटर तक, महिला वोटरों तक पहुंचने की कोशिश, ये भी एक प्रयास है। मैं ये कह सकता हूं कि इसके पीछे भी एक डिजाइन दिखता है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।